नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2015 प्रश्न पत्र के सीडीपी पेपर के सेकंड पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं पार्ट वाइज पेपर को सॉल्व करा रहा हूं। अगर आप केवीएस पीआरटी अभी तक जितने भी पेपर आयोजित किए गए हैं सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले पार्ट में आपने सीडीपी के 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा था। आगे के 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। पहले पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। तो अधिगम की सबसे उचित परिभाषा के बारे में बोला जा रहा है। आज हम लोग संरचनावाद को सपोर्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों संरचनावाद को ही सपोर्ट करती है। संरचनावाद ये मानता है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग अधिगम बोलते हैं, क्योंकि हमसे अधिगम के बारे में ही पूछा गया था। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों का व्यवहार कैसे परिवर्तित होगा, बच्चा खुद करके सीखेगा, यही तो संरचनावाद कहता है। इसीलिए बोला गया है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से, क्योंकि बच्चा जब सक्रिय रहेगा तो प्रयास करेगा और प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो गया उसी को ही हम लोग अधिगम बोलते हैं। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि समस्याएं हल करना। अगर मैं बच्चे को 2+2 बता रहा हूं, इसका अगर बच्चा सॉल्यूशन निकाल पा रहा है कि 4 होगा, तो क्या इसे अधिगम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना अधिगम नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि अधिगम का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो बच्चा अपने दैनिक जीवन में जो भी औपचारिक तरीके से सीख रहा है उसका यूज कर पाए। जैसे कि बच्चा 2+2 किताबी ज्ञान तो रखता है कि 4 होता है, लेकिन जब वास्तविक परिस्थिति आती है, जब वो दुकान पर गया और 2 टॉफी पहले खरीदा, उसके लिए 2 रुपये पेमेंट किया, फिर 2 टॉफी बाद में खरीदा, उसके लिए 2 रुपये और पेमेंट किया, लेकिन अगर वो जोड़ नहीं पा रहा है कि जो विद्यालय में उसने 2+2 सीखा था उसका मान 4 आता था, वो अगर दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर पा रहा है तो इसे अधिगम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अधिगम यानी सीखना, शिक्षा का उच्चतम उद्देश्य यही होता है कि अपने दैनिक जीवन में उन सभी व्यवहारों को परिलक्षित कर पाए। ठीक है, तो केवल समस्या हल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उसको परिलक्षित करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, विशिष्ट हुनर का विकास। विशिष्ट हुनर की बात की जा रही है। आपने बीएड बीटीसी में जब पाठ योजना तैयार करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के उद्देश्य की बात की जाती है। पहला विशिष्ट उद्देश्य, दूसरा सामान्य उद्देश्य। जैसे कि अगर इसी प्रश्न का मैं उदाहरण दूं तो इसका विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाएगा? बच्चों में योग की संकल्पना का विकास करना, ताकि बच्चे जोड़ का संक्रिया सीख पाएं। और सामान्य उद्देश्य क्या होता है? सामान्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे अपने दैनिक जीवन में गणितीकरण कर पाए, यानी कि दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग कर पाए, ये होता है सामान्य उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो पर्टिकुलर केवल उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे को जो ईवीएस पढ़ाई जाती है उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाया जाता है। अब ईवीएस में पर्टिकुलर एक टॉपिक हो सकता है जिसका कुछ अलग विशिष्ट उद्देश्य होगा जो कि काफी सीमित होता है, लेकिन जो सामान्य उद्देश्य होता है वो ब्रॉड सेंस में होता है। तो यहां पर विशिष्ट उद्देश्य की बात की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं ये संकुचित होता है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। केवल ये उस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि इसी में देख लीजिए, इसमें विशिष्ट उद्देश्य ये हो जाएगा कि बच्चे को केवल योग की संख्या सिखाना। तो क्या इसे ही केवल अधिगम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसे बच्चे व्यवहार में परिलक्षित कैसे कर पाएंगे? सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत करते हैं, विशिष्ट उद्देश्य संकुचित होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, आचरण संबंधी प्रवृत्ति में सुधार। आचरण को ही हम लोग व्यवहार बोलते हैं। अब आचरण या फिर व्यवहार में सुधार की बात कर रहा है, और सुधार कैसे होगा? बच्चा सक्रिय माध्यम से, अपने प्रयास के माध्यम से अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, उसे ही अधिगम बोलते हैं। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन की बात ऑप्शन नंबर सी कर रहा है, और यही तो होता है कि प्रयास के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सबसे ज्यादा सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के किसका विकास करना। ध्यान से समझिएगा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को दैनिक जीवन के लिए, यानी कि जीवन के लिए तैयार करना। यानी कि बच्चा जो कुछ भी औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीख रहा है वो अपने व्यवहार में परिलक्षित कर पाए, व्यवहार में परिलक्षित कर पाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि बुद्धिमत्ता। एक बच्चा जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बड़ों का सम्मान नहीं करता है, तो क्या उसे हम लोग शिक्षित बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही ये है कि जो नैतिकता वो विद्यालय में औपचारिक तरीके से सीख रहा है उसे अपने व्यवहार में परिलक्षित करे। तो बुद्धिमत्ता कहीं से भी मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि ये एक पार्ट जरूर है कि बच्चे को शिक्षित करके उसको बुद्धिमान बनाया जाए, लेकिन जो औपचारिक तरीके से वो नैतिकता सीख रहा है उसे भी तो अपने व्यवहार में लाना होगा। अब कितना भी बुद्धिमान हो लेकिन बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा है, तो क्या इसे हम लोग शिक्षित बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, शारीरिक। देखिए, शिक्षा में जब हम लोग बात करते हैं तो शिक्षा, शारीरिक शिक्षा की भी बात की जाती है। इसके अलावा बीएड बीटीसी में आप लोग संवेगात्मक विकास भी पढ़ते हैं।
संज्ञानात्मक विकास भी पढ़ते हैं, यानी कि शरीर की बात जब की जाती है तो केवल ये शारीरिक विकास की बात कर रहा है, जो कि विकल्प निगेटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें बच्चे का केवल शारीरिक विकास नहीं करना है, बल्कि उसका संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास भी करना है। बुद्धिमत्ता सीधे तौर पर संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा था, शरीर जो है सीधे तौर पर शारीरिक विकास की बात कर रहा था। पहला विकल्प देखिए, ज्ञान, ज्ञान सीधे तौर पर संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है। ये सभी विकल्प निगेटिव इसलिए हैं क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, और सर्वांगीण विकास में क्या आएगा? व्यक्तित्व आएगा। क्योंकि व्यक्तित्व क्या होता है? वो बच्चे के ज्ञान और उसके व्यवहार का मिला जुला रूप कह सकते हैं आप इसे, जिसमें बच्चा जो कुछ भी औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीख रहा था, व्यवहार सीख रहा था, उसको अपने दैनिक जीवन में परिलक्षित कर पाएगा, यानी कि अपने व्यवहार में उसको उतार लिया है। क्योंकि व्यवहार का जो प्रदर्शन होता है उसे ही तो व्यक्तित्व बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि किसी क्रिया के प्रति संवेदनशील है, जैसे कि कोई किसी बुजुर्ग को मान लीजिए कि बहुत दयनीय कंडीशन में, तो उसके प्रति संवेदना दिखा पा रहा है, इसी ही तो हम लोग बोलेंगे कि वो शिक्षित है। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि सबके प्रति सहानुभूति की भावना रखता है, साथ ही साथ उसका आईक्यू लेवल भी ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ना सिर्फ उसमें संवेदना, यानी कि संवेदना क्या हो गया? इमोशंस, यानी कि संवेगात्मक विकास की बात हो गई, बुद्धिमत्ता यानी कि संज्ञानात्मक विकास की बात हो गई, और शारीरिक, सभी कुछ इसमें व्यक्तित्व में समाहित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ब्रॉड सेंस में है, और बाकी सब विकल्प केवल एक ही पक्ष की बात कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? ध्यान से समझिएगा, प्रभावकारी तरीके से कैसे बच्चा सीख सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो प्रभावकारी तरीके से सीखने के लिए एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि बच्चा सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करेगा। सक्रिय कैसे होगा? जब बच्चा खुद करके सीखेगा, गतिविधि के माध्यम से, तो खुद करके प्रभावकारी तरीके से बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। विकासशील देश, भारत जो है एक विकासशील देश है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। और आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सीधे तौर पर शिक्षा में नवाचार की बात की जा रही है। नवाचार यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की बात की जा रही है। तो शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से किन बच्चों के अनुभव को बढ़ावा देने में संभावना मिलेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि जो बच्चों और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, दूर दराज के इलाकों के बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से शहरों के टीचर से जोड़ा जा सकता है, तो ये तो उनके लिए फायदेमंद होगा ना, क्योंकि वो घर बैठे ही कहीं ना कहीं दूसरे देशों के टीचर से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो फायदेमंद हो गया बच्चों के लिए। दूसरा देखिए, जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब कोई एक बालक जो सुन नहीं सकता है, लेकिन अगर हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करके अगर कुछ उसको वीडियो क्लिप दिखाएं और उसमें कुछ सब टाइटल लिखें, जैसे कि आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें इंग्लिश में या फिर हिंदी में कुछ लिख करके आता है स्क्रीन पर, उसे ही बोलते हैं सब टाइटल। यानी कि बच्चा सुन नहीं सकता था, श्रवणबाधित था, लेकिन वो सब टाइटल को पढ़ करके कहीं ना कहीं उसका अर्थ ग्रहण कर पाएगा। और चूंकि वीडियो भी वो देख रहा है, तो भले सुन नहीं सकता है, लेकिन सब टाइटल को पढ़ करके और वीडियो देख करके वो समझ पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगी। तीसरा देखिए, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो शारीरिक रूप से अक्षम है उनके लिए आप लोग एक तरीके से, शारीरिक रूप से अक्षम का मतलब आप सिर्फ पैर से विकलांग मत समझिएगा। शारीरिक रूप से अक्षम कहने का मतलब कि उसमें श्रवण बाधित भी आएगा, दृष्टि बाधित भी आएगा। तो जो श्रवण बाधित है उसके लिए जो हियरिंग एड्स आते हैं, यानी कि कान में लगाने वाली मशीन, वो भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है, जिसके माध्यम से बच्चा थोड़ा बहुत सुन पाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी होता है वो शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए भी हेल्पफुल होता है। यानी कि तीनों विकल्प सही है। अब 3 विकल्प तो हम लोग टिक करेंगे नहीं, तो तीनों को काट दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय वस्तु तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल में शामिल है। विभिन्न स्तरों की बात की गई है, केवल प्राइमरी लेवल की नहीं, बल्कि अलग अलग स्टेजेस पर जो भारत सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है भारत सरकार का साक्षात पोर्टल, ये साक्षात नहीं बल्कि साक्षात पोर्टल है, तो ये बात बिल्कुल सही है। भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के लिए साक्षात पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये भी बात सही है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। टेक्नोलॉजी के आधार पर जो केंद्र सरकार है वो लगातार ऐसे प्रयास करती है ताकि घर बैठे ही जो दूसरे राज्य के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, समय समय पर बच्चों का वर्कशॉप कराया जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही तो होता है।
यानी कि एक जगह पर बैठे हुए बालक दूसरे जगह से कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो पाते हैं। इसे ही तो प्रौद्योगिकी बोला गया है कि प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक संसाधन, बिल्कुल सही बात है। मल्टीमीडिया शैक्षणिक संसाधन यानी कि जिसमें चलचित्र भी होगा, यानी वीडियो भी होगा, इमेजेस भी होंगे, उन सबका मिला जुला जो रूप होता है उसे मल्टीमीडिया बोलते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। शैक्षणिक संसाधन इस प्रकार से प्रोवाइड किया गया है क्योंकि आप एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये मल्टीमीडिया के ही तौर पर देख पाएंगे कि आप पीडीएफ फॉर्म में उसमें इमेजेस भी हैं और टेक्स्ट भी है, ये सब आप ऑनलाइन प्राप्त कर पा रहे हैं। ये कैसे संभव हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो पा रहा है। आप इंटरनेट से कनेक्ट करके उनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड कर पाते हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं शैक्षणिक संसाधन के मल्टीमीडिया के तौर पर देखा जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी तीनों विकल्प इसके बिल्कुल पॉजिटिव है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्कूलों में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षकों को, सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन, एवं का मतलब एंड, संचार का मतलब कम्युनिकेशन और प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी, यानी कि सीधे तौर पर आईसीटी की बात की जा रही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो आईसीटी के माध्यम से शिक्षकों को क्या होता है, क्या मुहैया कराते हुए उनके प्रचलनों का रूपांतरण करने में अवसर प्रदान करती है, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहला दिया गया बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग जब किया जाएगा, जब स्मार्ट बोर्ड होगा, स्मार्ट क्लासेज होगा, तो बच्चे को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट किया जा सकता है पूरे कंटेंट को। जैसे कि जब कक्षा में मान लीजिए कि मैं बच्चों को भिन्न पढ़ा रहा हूं, तो भिन्न कैसे पढ़ा सकते हैं? भिन्न पढ़ा सकते हैं, मान लीजिए इसको 2 भाग में बांट दिया मैंने, तो कलरफुल पार्ट को मैं 1/2 इस प्रकार से भिन्न में लिख करके बच्चों को बता सकता हूं। अगर मैं ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा और ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, तो देखिए ये चीजें मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा ताकि बच्चे और अच्छा तरीके से उसको देख पाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा रंगीन चित्र होगा, प्राइमरी स्तर के बच्चे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग उनके लिए होता है। तो जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, उसको उतना ही रंगीन तरीके से, अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु हो गया ना, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है उस रंगीन चित्र को देख करके। इसलिए ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। अगला विकल्प दिया गया है अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियां, यह भी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं मान लीजिए कि भिन्न का कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूं, तो भिन्न के कॉन्सेप्ट में मैं 2 भिन्नों का कंपैरिजन करना चाहता हूं, तो एक ही स्क्रीन पर मैं 2 इमेज को ड्रॉ करूंगा और यहां पर मैं 1/2 और यहां पर 1/4 को रिप्रेजेंट करके दिखा दूंगा। जैसे कि ये 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है कलर वाला भाग, और इसमें 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये प्रभावी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करके, यानी आईसीटी का प्रयोग करके किया जा सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री, बिल्कुल सही बात है। अधिक अंतःक्रियात्मक कहने का मतलब क्या? जिससे बच्चे ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए। अब जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो दूर दराज के ग्रामीण बच्चे हैं, उनका शहरों में जो टीचर हैं या फिर जहां पर प्रशिक्षण केंद्र है, उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन कराया जा सकता है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। अब 3 विकल्प तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, इसलिए बाकी के विकल्प क्रॉस हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 4 देखिए उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए आईसीटी स्कूल योजना वर्ष में शुरू की गई। तो आईसीटी जो स्कूली योजना है वो 2004 में शुरू की गई थी। विकल्प नंबर सी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? यह 2001 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया। तो ये 1996 में निकाला गया था। विकल्प नंबर सी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया। तो आपने आरटी एक्ट 2009 सुना है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो ये आरटी एक्ट कब आया था? ये 2009 में आया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कब से लागू किया गया? 2009 से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, केबीएस पीआरटी 2015 प्रश्न पत्र के सीडीपी पेपर के
सेकेंड पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अभी तक जितने भी केवीएस पीआरटी के पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।